तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। 17 दिनों का सबसे बड़ा खेलों का जो मेला है ओलंपिक, वो खत्म हो गया। कल क्लोजिंग सेरेमनी थी और आज जो हमारे ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, जो विनर हैं, वो वापस देश पहुंच गए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन लोगों का बाकी तमाम लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में इनका अलग से भी स्वागत किया गया। और ख़ासतौर पर इस सारी चीज़ों के हीरो जो हैं वो नीरज चोपड़ा रहे, जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश में जिनको शायद पता भी नहीं हो कि भाला फेंकना भी एक खेल होता है। तो 17 दिनों तक टोक्यो में 2020, हालांकि 21 है लेकिन कोरोना की वजह से ये डिले हुआ था, इसलिए इसका नाम फिर भी 2020 रखा गया, ताकि अगला जो है वो 4 साल के अंदर ही हो सके। और अगला जो है वो शायद पेरिस में है, ओलंपिक नेक्स्ट। 205 कंट्री, 205 देशों ने हिस्सा लिया। 11,090 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 339 कुल अलग अलग 33 स्पोर्ट्स के अंदर में जो इवेंट्स थे वो इसमें खेले गए। तो 205 देश, 11,090 प्लेयर, 17 दिनों का ओलंपिक खत्म हो चुका है। हमारे विनर सब लौट कर आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे खेलों में अब हम मेडल जीत रहे हैं जिसकी पहले उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज मैं इसलिए यहाँ पे आपके सामने ओलंपिक की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगा कुछ मेल आप में से आए थे जो ओलंपिक की कहानी सुनना चाहते थे और इस ओलंपिक से जुड़ी हुई क्राइम की भी कहानी सुनना चाहते थे। तो मेरी कोशिश है कि लगभग 125 साल के ओलंपिक के पूरे सफर की कहानी आपके सामने रखूं। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इन 125 सालों में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1916 में ओलंपिक नहीं हुआ। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आखिरी जो हुआ था 1936 में हुआ था, जब हिटलर ने खुद मतलब इसका उद्घाटन किया था ओलंपिक का। लेकिन 1936 के बाद, 1936 के बाद 1940 और 44 ये 2 ओलंपिक नहीं हुए। फिर 1948 में हुआ था इंग्लैंड में। तो 2 वर्ल्ड वॉर की वजह से, उसके बाद कोल्ड वॉर की वजह से बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अफगानिस्तान में जब सोवियत संघ पहुंची वहां पे कई देशों ने बैकआउट किया। फिर अमेरिका में जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक हुआ तो फिर सोवियत संघ और बाकी कई देशों ने इसका बैकआउट किया। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को बाहर किया गया। इंडिया नस्ल भेद की वजह से, अब कमाल ये कि इंडिया ने जब 1928, इसके बाद 1936 में जर्मनी में, पहली बार तो 1928 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन 28 हो या फिर 32 हो या 36 हो, उसके बाद 40 और 44 में हुआ नहीं। तीनों बार जब जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता तो राष्ट्रीय धुन अपना नहीं बजा था, ना ही अपने तिरंगे को ऊपर किया गया था, बल्कि यूनियन जैक ऊपर गया था। इसलिए कि तब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे। तो इसीलिए जो गोल्ड मेडल हमने हॉकी में पहली बार जीता था 1928 में, उसके बाद 32 में, फिर 36 में, उन सारी गोल्ड मेडल के वक्त हमारा ऑफिशियली जो तिरंगा था वो लहराया नहीं था। हालांकि कहते हैं कि एक मैच के दौरान 1936 में ही, बल्कि हमारे एक टीम के, हॉकी टीम के मैनेजर थे जिन्होंने उस वक्त, चूंकि आज़ादी का प्रतीक कांग्रेस का झंडा हुआ करता था, तो उन्होंने एक जेब में रखा हुआ था और सारे खिलाड़ियों ने उसको देखा और उसके बाद वहीं से उनका जोश शुरू हुआ था और फिर ये सारी चीज़ें हुई। ध्यानचंद इसी ओलंपिक से निकले थे और ध्यानचंद पे बल्कि 1928 में उन पे ये इल्ज़ाम लगा, जब उन्होंने एक के बाद एक ऐसा गोल करना शुरू किया, जब बॉल आते थे तो उनके हॉकी ऐसा लगता था कि ये हॉकी से चिपक गया है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनके हॉकी में चुंबक लगा हुआ है और उन्होंने चुंबक लगा रखा है, इसलिए बॉल उनकी हॉकी स्टिक से चिपक जाती है। तो बाकायदा इल्ज़ाम लगा। इतना ही नहीं, इल्ज़ाम तो ठीक है, बाद में जापान में एक ओलंपिक ही था, जापान में ही चल रहा था, टोक्यो में उस वक्त भी था, बाकायदा उनके हॉकी को तोड़ के और चेक किया गया कि वाकई इसमें कोई चुंबक है कि नहीं। इसी तरीके से अमेरिका में जब वो लॉस एंजलिस में खेले तब भी इल्ज़ाम लगा। वो ऐसे जादुई प्लेयर थे कि लगता है लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि किसी की स्टिक से यूं हॉकी से बॉल चिपक सकती है, लेकिन वो एक जादूगर थे हॉकी के। खैर, शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत ग्रीस के ओलंपिया नगर से हुई थी और ये बात है 776 ईसा पूर्व, 393 ईस्वी।
तो ओलंपिया एक नगर हुआ करता था, वहां पे ये शुरू हुआ था, मतलब 393 ईस्वी की बात हम कर रहे हैं। और फिर वो चलता रहता था, लेकिन बाद में बहुत सारी चीजें बदली। लेकिन आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो हुई वो हुई 1896 से। जो आधुनिक ओलंपिक खेल है, इसके इसका जो पूरा दिमाग है, कंसेप्ट है, वो एक फ्रांस के मिस्टर कुबर्टिन है, उनकी सोच थी। और उन्हीं की सोच 1894 में हुई और 1896 में पहले ओलंपिक का आयोजन किया गया। 1896 में ये एथेंस में हुआ, और तब लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल ही प्लेयर हिस्सा ले सकते थे, पुरुष, महिलाएं इसमें हिस्सा नहीं ले सकती थी। लेकिन इसमें ज्यादातर जो हिस्सा लिया पहले ओलंपिक में 1896 में, इसमें सब ग्रीस के, यूनान के ही लोग थे, या फिर जो यूनान घूमने आए थे, जो थोड़ा बहुत खेल लेते थे, उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और वो इसी को खेला। तो 1896 का ओलंपिक एक तरह से बिखरा हुआ था। 4 साल के बाद, क्योंकि ये कुबर्टिन का आइडिया था कि हर 4 साल में ओलंपिक होना चाहिए, 1900 में पेरिस में फिर सेकेंड ओलंपिक हुआ। और तब जब सेकेंड ओलंपिक हुआ तो ये मई से लेकर अक्टूबर के एंड तक, मई बीच 15 मई के आसपास शुरू हुआ था और अक्टूबर एंड तक ये चला, मतलब करीब 3.5 महीने तक ओलंपिक का खेल हुआ एथेंस में, सेकेंड ओलंपिक जो था। बट इसकी खासियत ये थी कि इस ओलंपिक का ना तो कोई ओपनिंग सेरेमनी हुआ ना क्लोजिंग सेरेमनी हुआ, बस शुरू कर दिया गया और 3.5 महीने तक ये खेल चलता रहा। और इसमें विजेता को कोई पदक भी नहीं दिया गया, मेडल भी नहीं दिया गया। ये सेकेंड ओलंपिक ऐसा था जिसमें जो जीता उसको सराहा गया, लेकिन मेडल नाम की कोई चीज नहीं थी। वो एक बड़ा उसमें मशहूर हुआ था 1900 में, जब ये दूसरा ओलंपिक हुआ था, कि जो स्विमिंग का कंपटीशन था वो वहाँ की एक सीन नदी है उसमें हुआ, और वो नदी का पानी बड़ा गंदा था, लेकिन उस नदी में ही स्विमिंग के सारे ओलंपिक के कंपटीशन हुए थे। तो 1896 में शुरू हुआ, 1900 में एथेंस में हुआ, लेकिन शुरू में बड़ा बिखरा हुआ था। ओलंपिक कमेटी और ये सारी चीजें ऐसे इस नाम की कोई थी नहीं, बल्कि ये भी होता था कि अब 3.5 महीने तक ओलंपिक चल रहा है, कि संडे को छुट्टी होती, संडे को दौड़ना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे वहाँ पे ये था कि संडे को चर्च जाना है तो खेलना चाहिए कि नहीं, तो उसको लेके भी लड़ाई झगड़ा होता था। फिर ये भी था कि उस वक्त स्पोर्ट्स जो था वो प्रोफेशनल नहीं था। ओलंपिक में जो हिस्सा लेते थे उनका ये था कि आप इससे पैसे नहीं कमाएंगे, आप सिर्फ खेल के लिए खेलेंगे और इससे ना पैसे मिलेगा ना आप पैसे कमाएंगे। अब इससे एक मुश्किल ये आ गई कि जो अमीर लोग थे उनके पास तो सारी सुविधाएं थी, साधन थे। अब गरीब क्या करे, वो अगर खेलता है तो कैसे खेले, कहाँ से पैसे लाए, कैसे जुटाए, और फिर इससे पैसे कमा नहीं सकता, तो बहुत सारी मुश्किल थी। तो इसलिए मतलब कुल मिला के ये था कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला पेशेवर प्लेयर नहीं होना चाहिए। तो उसको लेके बहुत सारी चीजें उस वक्त दिक्कतें सामने आई थी। कई ऐसी चीजें थी जो उस वक्त नियम कानून ऐसे बने नहीं थे। उसका एक बेस्ट, एक बड़ी मशहूर कहानी 1904 की, एथेंस के बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक हुआ, ये उसमें एक अमेरिका के फ्रेड लॉर्जे थे और ये मैराथन में हिस्सा ले रहे थे, फ्रेड लॉर्जे, और सड़क पर दौड़ रहे थे, गर्मी बहुत तेज थी। उसके बाद वो दौड़ जीत गए, गोल्ड मेडल। लेकिन जब वो मेडल लेने के लिए पहुंचे तो उससे पहले खुद ही उन्होंने खुलासा किया और ये बताया कि जब वो दौड़ रहे थे तो बीच में जब वो थक गए तो उनके जो ट्रेनर थे वो उस दौड़ के साथ पीछे पीछे गाड़ी में, कार में आ रहे थे, तो कुछ देर के लिए उस कार में लिफ्ट ले ली। मतलब एक मैराथन में हिस्सा ले रहा शख्स, प्लेयर, वो कुछ देर कार में बैठ गया। अब मैराथन में आप ऐसा कर नहीं सकते, तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और गोल्ड दिया नहीं गया। और उसके बाद से फिर ये हुआ, एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि एक ओलंपिक में मैराथन चल रहा था और कुछ आम लोग उसके बीच में ही शामिल हो गए और स्टेडियम तक पहुंच गए। अब पता चला कि भाई ये तो हिस्सेदार थे नहीं, ये कहाँ से आ गए। तो फिर उसके लिए बड़े सारे रूल बने, सुरक्षा की बातें हुई कि ये सारी चीज़ें इसमें आम लोग ना आ सके, फिर देखा जा सके कि कोई कार से लिफ्ट ना ले ले मैराथन के अंदर अंदर। तो ये सारी चीज़ें ओलंपिक का हिस्सा रही है। एक बार ऐसे ही ओलंपिक के दौरान एक खेल में, जिसमें शुरुआत में ये था कि महिला हिस्सा नहीं ले सकती, तो मैराथन के साथ साथ बाद में ये हुआ कि इसमें महिला हिस्सा ले सकती हैं। 1928 में, 28 तक बल्कि, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में हुआ था। तब वहां पे एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक नाम की चीज नहीं थी, मतलब इसमें महिलाओं को हिस्सा लेने पे पाबंदी थी। 1896 में तो महिला ले ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर ये हुआ कि अब महिलाओं को इसमें हिस्सा लिया जाए।
तो 1928 में पहली बार ये हुआ कि महिला हिस्सा लेंगी ओलंपिक में, लेकिन वो एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक में नहीं लेंगी। 1928 में ये हुआ कि 800 मीटर की दौड़ थी, महिलाएं दौड़ रही थी, लेकिन पता चला कि ट्रैक पर अगर 10 महिलाएं थी तो उसमें से 8 दौड़ पूरी होने से पहले ही गिर गई। तो फिर ये हुआ कि महिलाओं के 800 मीटर की दौड़ पे रोक लगा दी गई और कहा गया कि ये 200 मीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ेंगे क्योंकि गिर जाती हैं, वो कंप्लीट नहीं होता। तो 1928 में 800 मीटर को कम करके 200 मीटर तक महिलाओं के लिए कर दिया गया और ये सिलसिला चलता रहा अगले करीब 32 साल तक। 1960 के रोम ओलंपिक में फिर वापस वो चीज़ें शुरू की गई और कहा गया कि नहीं, महिलाओं के लिए भी 800 मीटर की दौड़ होनी चाहिए। तो 1960 रोम में जबकि वो शुरू हुआ। 1912 में क्योंकि उस वक्त तक ये था कि पेशेवर प्लेयर नहीं होना चाहिए, स्टॉकहोम में ओलंपिक चल रहा था। तो एक अमेरिकी एथलीट थे जिम थॉर्पे गोल्ड मेडल जीत गए और उसके बाद पता चला कि उन्होंने बेसबॉल खेलने के लिए कुछ पैसे लिए थे किसी प्राइवेट उससे। तब यहाँ की पेशेवर और ये पेशेवर खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकता, तो कुछ डॉलर महज उस जमाने में उन्होंने लिए थे। तो ये पता चला ओलंपिक कमेटी को और ओलंपिक कमेटी ने फिर उनके एक की पैसे लिए, उनसे पदक वापस लिए। उन्होंने 2 गोल्ड जीते थे उस कंपटीशन में 1912 के स्टॉकहोम में। 70 साल के बाद 1982 में कहीं जाकर ओलंपिक कमेटी ने वो दोनों मेडल जिम थॉर्पे के फैमिली को वापस किया कि नहीं, क्योंकि अब उसके बाद तो बहुत सारे पेशेवर प्लेयर और सभी हिस्सा ले रहे, तो उस वक्त उसको वापस किया गया। एक बार ऐसी एक जो दौड़ थी महिलाओं की, तो मैराथन दौड़ को एक बार पुरुषों के लिए, और ये बात है 1908 की, ये लंदन में हुआ था। तो मैराथन दौड़ को 1 किलोमीटर लंबा कर दिया। हर एक की दूरी होती है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है मैराथन का कितना किलोमीटर होता है, लेकिन जितना तय था उससे 1 किलोमीटर और आगे बढ़ा दिया गया। उसकी वजह क्या थी कि लंदन के शाही परिवार को अपने महल के पास से ये मैराथन देखना था, वो वहां तक नहीं जाना चाहते थे ओलंपिक स्टेडियम तक। तो जहां से उनको देखना था वहां उसको धावकों को कहा गया, एथलीट को, कि आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ो। तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़, ये भी एक ओलंपिक की कहानी है। नाइनटीन 36 ओलंपिक कब कब कहां हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। 1936 में ओलंपिक, अच्छा 1916 में चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो वो उसके बाद वो ओलंपिक हुआ नहीं। फिर 1936 में बर्लिन में ओलंपिक हुआ और तब हिटलर बर्लिन के तानाशाह, मतलब जर्मनी के, और नाजी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करने, उद्घाटन भी खुद किया। और तब वहाँ पे हिटलर की बड़ी बुराई भी इसलिए हुई थी कि हिटलर ये मानना था कि जो गोरे लोग हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, काले लोग और ये सब मेडल वेडल नहीं जीत सकते। लेकिन तब जर्मनी में हुए इस ओलंपिक में अमेरिकी एथलेटिक्स ने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए थे और वो सारे काले थे। और इसको लेके कहते हैं कि बड़ा बुरा भी लगा था हिटलर को। और इसी 1938 के ओलंपिक में, 36 के ओलंपिक में भारतीय टीम पहुंची हॉकी खेलने के लिए। ध्यानचंद तब तक 1928 और 1932 के अपने ओलंपिक के खेल की वजह से पूरी दुनिया में छा चुके थे। हॉकी का जादूगर कहा जाता था, जो मैंने शुरू में बताया कि उनको ऐसा लगता था हॉकी के साथ चुंबक चिपका हुआ है। तो 1936 में भी बहुत बेहतरीन खेला भारतीय हॉकी टीम ने। इसके बाद फाइनल में पहुंची और इत्तेफाक से उस वक्त फाइनल में मुकाबला था सीधे जर्मनी से, और जर्मनी का तानाशाह हिटलर स्टेडियम में फाइनल देखने के लिए पहुंच गया। 40,000 की भीड़ स्टेडियम में, और जर्मनी उस वक्त की बहुत मजबूत टीम थी और अब मैच शुरू होता है। लेकिन ध्यानचंद उस वक्त कैप्टन थे। ऐसा जादू चलता है कि जर्मनी को हिटलर के सामने 8-1 से हरा देती है भारतीय टीम। 8 गोल इंडिया करती है, जिसमें 3 गोल ध्यानचंद के थे और 1 गोल सिर्फ जर्मनी के गोलकीपर को कुछ समझ में नहीं आता है। मैच खत्म होता है, हिटलर बड़ा परेशान। बाद में कहते हैं हिटलर ने बुलाया ध्यानचंद को मिलने के लिए और उसका पूछा कि आप क्या करते हो वहां। तो उन्होंने बताया कि मैं फौज में हूँ और नायब सूबेदार हूँ। तो उसने कहा कि हाँ, आप जैसा खेलते हो, अगर आप जैसा खिलाड़ी हमारे यहाँ होता
तो बहुत ऊंची पोस्ट पे होता। तो एक तरह से ये इनडायरेक्टली एक ऑफर था कि आप छोड़ो इधर, आप आ जाओ जर्मनी फौज में शामिल हो जाओ और फिर आपके वाहवाही है। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और वो चले आए। तो 1936 में ये जर्मनी के साथ हुआ था। इसके बाद उस वक्त उस जमाने में बहुत सारे ऐसे देश थे जो गुलाम थे, जैसे हम लोग खुद, हमारा देश अंग्रेजों का, तो उसमें भी बड़े सारे वो विवाद होते थे कि गुलाम देश कैसे हिस्सा ले रहे हैं। कोरिया के ऊपर भी उस वक्त जापान का कब्जा था और कोरियाई खिलाड़ी एक सोन की चुंग और नैमसंग, ये दो लोग थे जिन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था और एक इसमें से उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। लेकिन जब इसी 1936 जर्मनी की बात कर रहा हूँ, तो जब ये जीते तो इन दोनों एथलीट को जब पोडियम पे खड़ा किया गया तो कोरिया का राष्ट्रगान नहीं बजा, जैसे मैंने आपको बताया था 28, 32, 36 में हमारा नहीं बजा, बल्कि जापानी राष्ट्रगान बजा, क्योंकि जापान का कोरिया पे कब्जा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने बाकायदा उस जब उनका नेशनल एंथम उनके देश की जगह पे जापान का बजा, सर झुकाया और सर झुकाकर शांतिपूर्व खड़े रहे। उसके बाद ये वापस लौटे हैं कोरिया। कोरिया में अखबारों में खबर छप जाती है और फिर इन दोनों खिलाड़ियों की जो तस्वीर छपती है अखबार में, उसमें जापान का झंडा गायब था, कोरिया का झंडा लगा हुआ था। इससे जापानी जो शासक थे वो सब नाराज हो जाते हैं और जिस अखबार ने खबर छापी और फोटो छापी, उस अखबार के एडिटर के खिलाफ एक्शन लिया जाता है और बाकायदा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1936 के ही ओलंपिक की है कि जब फाइनल मैच शुरू हुआ था जर्मनी में, तो टीम के मैनेजर थे उस वक्त पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता, और चूंकि हम 1936 में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो यूनियन जैक के ही तले खेलना पड़ रहा था। लेकिन ये मैच 15 अगस्त 1936 को हुआ था। ये देखिए डेट जो फाइनल हुआ था 15 अगस्त 1936, और इसके ठीक 7 और 4 नहीं 1947 करीब 11 साल के बाद हम आज़ाद हो चुके थे। तो उन्होंने उस वक्त कांग्रेस का जो झंडा था, जो हमारी आज़ादी का प्रतीक था, मैनेजर पंकज गुप्ता ने अपनी जेब में से वो छोटा सा तिरंगा निकाला और सारे खिलाड़ियों को दिखाया और उनको जोश से भरा। और उसके बाद ये टीम मैदान में उतरती है और फिर कैसे 8-1 से जर्मनी को हराती है। ओलंपिक में पॉलिटिक्स भी बहुत आया। ओलंपिक में अलग अलग देशों ने, जैसे 1956 से मेलबर्न में ये ओलंपिक हुआ था, सोवियत संघ और हंगरी के बीच मैच था। अच्छा, 1956 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये सारी चीज़ें खत्म हो गई थी, तो बहुत सारे लोग जो वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे को हारे और जीते थे, वो अब खेल के मैदान में अपनी सारी ताकत दिखाना चाहते थे दुश्मनी का। तो हंगरी और सोवियत संघ के बीच जो मैच हुआ, वाटर पोलो का मैच था। इतिहास में दर्ज है ये मैच। इसमें दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ पड़े और इस मैच को ब्लड इन द वाटर कहा जाता है आज भी, क्योंकि अब वाटर पोलो पानी के ही अंदर मैच होगा। इतने लड़े एक दूसरे से कि पानी का रंग लाल होने लगा था खिलाड़ियों के खून से, और इसीलिए इसको वाटर ब्लड इन द वाटर की संज्ञा दी गई। बाद में फिर सोवियत संघ और हंगरी ने दोनों ने एक दूसरे की सेना भी भेज दी। ये ओलंपिक की वजह से हुआ इनके आपस में। फिर इजराइल की पॉलिसी की लेकर बहुत सारे अरब देशों ने ओलंपिक का कई बार बैकआउट किया। 1980 में सोवियत संघ अफगानिस्तान पे उसने हमला कर दिया था, तो इसके विरोध में जो सोवियत संघ में ओलंपिक होना था, उसमें 65 वेस्टर्न कंट्री, जिसमें अमेरिका और अमेरिका के दोस्त शामिल थे, तो 65 मुल्कों ने सोवियत संघ में होने वाले इस ओलंपिक का बायकॉट कर दिया था। इसके बाद 1984 में, अब 4 साल के बाद, अमेरिका के लॉस एंजलिस में ओलंपिक होना था, तो अब सोवियत संघ ने पलट के बराबर किया। उसने अमेरिका में होने वाले इस ओलंपिक का अपने दोस्त देशों के साथ बायकॉट कर दिया। 1944 और 1940 दो ओलंपिक हुए नहीं थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो 36 में आखिरी ओलंपिक हुआ था। 36 के बाद करीब 8 साल के गैप के बाद 1948 में ओलंपिक की फिर शुरुआत हुई। जैसे 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं हुई थी, तो 12 में हुई, फिर 20 में, अब यहाँ 36 के बाद 48 में हुई, और इस बार 48 में लंदन में हुआ। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फौरन बाद ओलंपिक हो रहा था लंदन में, फाइनेंशियल हालत पूरी दुनिया की लगभग खराब थी। जंग में सब पैसे, बहुत सारे लोग हार चुके थे, आर्थिक एक तरह से मंदी हो गई थी,
तो लंदन में आलम यह था कि लंदन को मिल तो गया ओलंपिक की मेजबानी, लेकिन लंदन के पास इतने पैसे नहीं थे। और ऊपर से एक और मुसीबत आ गई कि उसी 48 में लंदन में एशेज सीरीज था और डॉन ब्रैडमैन का वो आखिरी टेस्ट मैच होना था वहीं। तो लोगों को इस ओलंपिक से ज्यादा इंटरेस्ट डॉन ब्रैडमैन के आखिरी टेस्ट मैच को देखने में था, और उससे भी बड़ी फाइनेंशियली नुकसान हुआ। यहाँ तक कि उस वक्त एक मशहूर है कि जब खिलाड़ी पहुंचे ओलंपिक में और ओलंपिक विलेज बनता है, तो लंदन ने कहा कि हम आपको साबुन तो देंगे, लेकिन टॉवेल अब आप लोग अपना अपना लेकर आए, हमारे पास टॉवेल देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो बल्कि बाद में खिलाड़ियों के फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, ये सारी चीज़ों की नीलामी की गई थी, तब जाकर कहीं कुछ पैसे मिले। लेकिन 48 का ओलंपिक एशेज सीरीज के आगे, और खासतौर पर एक आदमी डॉन ब्रैडमैन के आगे फीका पड़ गया था। तो ये भी एक ओलंपिक की कहानी है। 1972 म्यूनिक ओलंपिक, ये अपने आप में इतिहास में है। अच्छा, 72 से पहले फिर इधर बीच में कोल्ड वॉर और बाकी चीजें चल रही थी, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, उसी के दौरान आसपास। लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक ना हो, ये समझ में आई बाकी चीजें। ओलंपिक में अभी तक एक चीज नहीं हुई थी, और वो हो गई 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में। म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल की टीम हिस्सा ले रही थी, और ये पहला ओलंपिक था जिसमें एक टेररिस्ट अटैक हुआ, आतंकवादी हमला हुआ। कुछ चरमपंथी फिलिस्तीनी सपोर्टर, उसमें हमास और बाकी लोगों के भी कुछ लोग थे शायद, तो फिलिस्तीनियों के सपोर्टर ने ओलंपिक विलेज म्यूनिक में 1972 के जाकर आतंकवादी हमला कर दिया। ये सारे लोग जो टेररिस्ट थे, ये एथलीट के ड्रेस में थे, ट्रैक सूट और वो सारी चीजें पहने हुए थे। उन्होंने काफी उसकी प्लानिंग की थी, और फिर वहां जाने के बाद इन्होंने हमला कर दिया। इस हमले में इजराइल की जो ओलंपिक की टीम थी, उनके 11 मेंबर, 5 टेररिस्ट और एक वहां का सिक्योरिटी गार्ड ओलंपिक विलेज का, तो कुल मिलाकर 17 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन 11 ओलंपियन मतलब ओलंपिक के प्लेयर थे इजराइल के। और ये वही है जिसके बाद इजराइल ने चुन चुन कर अगले 20 सालों में जो 11 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतारा था, उनको ढूंढा और उनको मारा, जिसकी मैंने आपको क्राइम की कहानी में बाकायदा डिटेल में ये कहानी भी सुनाई आपको। तो ये पहला हमला था आतंकवादी का। उसके बाद से फिर हुआ कि अब ओलंपिक जहां भी होगा उसकी सुरक्षा बेहद कड़ी की जाएगी। तो 1972 ने ओलंपिक की सिक्योरिटी का पूरा हुलिया बदल दिया। उससे पहले इतना कुछ नहीं था, ओलंपिक विलेज और ये कोई भी आ जा सकता था। जैसे मैंने बताया कि मैराथन के बीच में ही लोग खुद भी हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन फिर ऐसा नहीं, उस देश की जिम्मेदारी होने लगी। और फिर ओलंपिक, खैर इतना उससे पहले टीवी पे अब चूंकि ओलंपिक टेलीकास्ट करने लगा तो इसमें पैसे आने शुरू हो गए, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक बड़ा मेला होने लगा। तो ओलंपिक की मेज़बानी मिलना अपने आप में हर देश के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। मेज़बानी मिलने का मतलब है कि फिर वो करोड़ों अरबों डॉलर का इन्वेस्ट पैसे कमाने। तो एक उसी के बाद ये भी हुआ कि मेज़बानी लेने के लिए भी ओलंपिक कमेटी पे ये इल्ज़ाम लगा कि कई लोग रिश्वत देकर उन्होंने मेज़बानी ली। 1990 के दौरान में ये इल्ज़ाम भी लगे। तो टीवी आया, ग्लैमर आया, पैसे आए, तो ओलंपिक की मेज़बानी भी अब बड़ी चीज़ हो गई। तो उसके बाद से बड़ी सारी फिर सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया कि इसमें वैसे ही आप मतलब खिलाड़ियों की सुरक्षा को आप ताक पे नहीं रख सकते। ओलंपिक के साथ बड़े सारे विवाद भी जुड़े, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा विवाद था ओलंपिक में डोपिंग और ये सारी चीज़ें। एक बार जो सबसे पहले था, अमेरिकी एथलीट के बॉडी से उस वक्त वो कच्चे अंडे का मिश्रण मिला था, तो कहा गया कि नहीं, इसने ताकत बढ़ाने के लिए लिया था। लेकिन 1988 सियोल ओलंपिक, दुनिया के नामी एथलीट, कनाडा में ये हो रहा था, बेन जॉनसन, 100 मीटर, कार्ल लुइस लेके बाकी अब सभी नाम हम लोगों ने शायद, मतलब इन लोगों की वजह से सब इंटरेस्ट पैदा हुआ 100 मीटर दौड़, एथलीट क्या होता है। तो बेन जॉनसन एक बड़ा नाम कनाडा के, और सियोल ओलंपिक था 1988 का, इसमें गोल्ड मेडल जीता और साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन बाद में जब उनकी टेस्टिंग हुई तो पता चला कि वो डोप टेस्ट में पकड़े गए, उन्होंने स्टेरॉइड लिया था, और स्टेरॉइड लेने के बाद उनसे वापस मेडल छीन लिए गए और फिर उनको उनके देश रवाना कर दिया गया था। इसके बाद कई अमेरिकी एथलीट और दुनिया के बाकी देशों के लोग, उन सब ने भी कई बार डोप टेस्ट में पकड़े गए।
2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें रशिया ने 389 एथलीट्स की लिस्ट बनाई थी भेजने के लिए, लेकिन ओलंपिक कमेटी ने इसमें से 111 के नाम काट दिए और उनका हिस्सा लेने से रोक दिया। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो टेस्ट हुए, ड्रग्स टेस्ट हुए और डोप टेस्ट हुए, तो उसमें वो फेल थे। तो इसको लेके भी बार बार बीच बीच में उंगलियां उठती रहती हैं। ये तो ओलंपिक की कुछ खास चीज़ें थी। लेकिन अब जैसा आपको मैंने पहला बताया कि 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था और इसके बाद दूसरा ओलंपिक 1900 में हुआ एथेंस में। तीसरा ओलंपिक जो है फिर इसके बाद 1904 में हुआ था। बट इंडिया ने पहला ओलंपिक का गोल्ड जीता था 1928 में। और इसके साथ ही लगातार अब तक अगर हम इंडिया की सिर्फ बात करें, 1928 में पहला जीता, 32 में दूसरा, 36 में तीसरा। अब तक कुल 33 मेडल इंडिया जीत चुकी है 1928 से लेकर अब तक, और इनमें से 30 मेडल आफ्टर इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ादी के बाद है। 1948 47 में हम आज़ाद हुए और 48 में आपको बताया था कि लंदन में ओलंपिक गेम शुरू हुआ 8 साल की गैप के बाद, और इत्तेफाक से हम 47 में आज़ाद हुए। आज़ादी के कुछ महीने बाद ही ओलंपिक शुरू, लंदन में टीम पहुंची, हमारी भारतीय हॉकी टीम पहुंची। और किस्मत का खेल देखिए, सिर्फ ओलंपिक का खेल नहीं, किस्मत का खेल कि 1948 जस्ट हम आज़ाद हुए और हमारी टीम उसी अंग्रेज़ों की धरती पर पहुंची, हॉकी के फाइनल में पहुंचे। 36 में जर्मनी ने ओलंपिक किया था और जर्मनी की टीम फाइनल में थी और हिटलर सामने था। और 48 में जब हम आज़ाद हुए, इंग्लैंड में मैच और इंग्लैंड की टीम फाइनल में हमारे सामने। तो आज़ादी के जस्ट बाद उसी अंग्रेज़ों की धरती पर फाइनल मुकाबला हुआ, भारतीय हॉकी टीम और इंग्लैंड की टीम में, ब्रिटिश टीम में, और उन्हीं की ज़मीन पर हम लोगों ने हराया और फिर शान से तिरंगा लहराया। तो जब उससे पहले ओलंपिक जीते, यूनियन जैक फहराया जाता था, और जब हम आज़ाद हुए और नसीब देखिए ऊपर वाले ने मौका दिया कि आज़ादी के कुछ महीने बाद ये ओलंपिक शुरू और जाओ खेलो, और उसी इंग्लैंड की धरती पर खेलते हैं। और पूरी दुनिया में जहाँ हमें तिरंगा छुपा कर रखना पड़ता था, हमें अंग्रेज फहराने नहीं देते थे अपना तिरंगा, उन्हीं की सरजमीन पर पहली बार फाइनल में हॉकी जीतते हैं और तिरंगा फहराते हैं। तो ये है किस्मत का खेल। तो कुल मिलाकर 1928 से लेकर अभी 2020 टोक्यो तक जितने ओलंपिक में हमने मेडल जीते उसमें से 33 टोटल मेडल हैं, और इनमें से 30 आज़ादी के बाद जीते हैं। सबसे ज़्यादा 208 में 3 मेडल एक साथ आया था हम लोगों के पास, ये रिकॉर्ड था। 2012 में 6 मेडल जीते थे। फिर 2016 बुरा गया, सिर्फ 2 मेडल आए, और अब 2020 ये अब तक के ओलंपिक हिस्ट्री का इंडिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। 7 मेडल जीते हम, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो इससे पहले 2012 का रिकॉर्ड था 6 मेडल का, उस 2012 के रिकॉर्ड को हमने तोड़ा। अब 2020 में टोक्यो में हमने कुल 7 मेडल जीते हैं। तो मुझे लगता है कि अब देश में क्रिकेट और कुछ ओलंपिक की बात करते तो हॉकी को छोड़कर बाकी खेलों में भी, चाहे वो बॉक्सिंग हो, कुश्ती में बेहतरीन, जेवलिन थ्रो में इस बार भाला में तो खैर कमाल ही हो गया, और भी जो दूसरे खेल, तीरंदाजी, गोल्फ, इन सब में भी अब खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। बस ये है कि अगर सरकार जैसे बाकी के देश हैं, पश्चिमी देश हैं, जहाँ खेलों को, इवन चीन हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जिस तरीके से सीरियसली बचपन से ही, स्कूल के लेवल से ही सारी फैसिलिटी दी जाती है, हमारे यहाँ एक अजीब चीज़ है। अब कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि राजनीति में तो खेल होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन खेल को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अभी हम मेडल जीत रहे हैं, जितने भी अपने देश के नेता हैं, सत्ता के हों, विपक्ष के हों, कोई भी हो, सब वाह 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 कर रहे हैं। लेकिन इसी का एक अफसोसनाक पहलू ये है कि इन्हीं खिलाड़ियों को इसके बाद हम लोग भूल जाते हैं, और फिर जब ओलंपिक या ऐसा कोई एशियन गेम सर पे आता है तो फिर कुछ याद आता है, फिर इनको हम कुछ दिखा देते हैं, फिर हीरो की तरह स्वागत करते हैं, और फिर अगले 1-2 दिन में सारी चीज़ें खत्म। इससे भी अफसोसनाक ये है कि हम पूरा देश ओलंपिक में इस कामयाबी पे हम लोग सब खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी ने मौका दिया खुशी मनाने का, लेकिन अभी एक आरटीआई रिपोर्ट से पता चला कि कुछ दिन पहले ही हमारा जो स्पोर्ट्स का बजट है करीब
237 करोड़ रुपए उसमें कटौती कर दी गई, मतलब लगभग 250 करोड़। तो एक तरफ हम खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद रखते हैं, दूसरी तरफ खेल के बजट में ही कटौती कर देते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। अगर मौका मिले तो इस देश में एक से एक होनहार खिलाड़ी हैं, टैलेंट है, आगे आ सकता है, मेडल में हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। तो आज मुझे लगा मौका है, इसलिए कि एक तो सारे खिलाड़ी वापस आ गए हैं, पूरा देश मतलब उनके स्वागत के लिए है। तो ओलंपिक और ओलंपिक के इतिहास, ये सारी चीज़ें आप तक मुझे लगा कि पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए। और थोड़ा डिफरेंट भी हो गया क्राइम और उसकी खबरों से, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी बीच में क्राइम भी आ ही गया, टेररिज्म अटैक भी आ ही गया। तो आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन हाँ, चलने से पहले आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने मेल भेजे प्रिंस कीपर के लिए, और मैंने दीपक से कहा था, दीपक ने तमाम मेल पे शायद उनके डिटेल्स जो अकाउंट नंबर हैं वो भी भेज दिए। बहुत सारे लोगों ने मदद की है, और मुझे सच में इतनी खुशी हुई, मैं इतना इमोशनल हो गया कि ये वाकई कैसी क्राइम तक फैमिली है जो किसी की भी मदद के लिए फौरन आगे आ जाती है बिना कुछ सोचे समझे। और कहाँ कहाँ से मैंने देखा कि इंडिया से तो बहुत सारे लोग थे, सिडनी से, यूएस से, ब्रिटेन से, आपके यूएई से, इतने लोगों के मेल आए, बल्कि बांग्लादेश से भी, और इन लोगों ने मांगा कि हम कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ा फख्र होता है ऐसी फैमिली पर, और आप तमाम अच्छे लोग हैं, इसलिए ऐसा अच्छा आप सोचते हैं दूसरों के बारे में भी। मुझसे भी जितना बन पड़ा मैंने प्रिंस जी के लिए किया, और आगे भी जब जब ज़रूरत होगी मैं ज़रूर करूँगा। तो आज इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।